Hello, everyone. A very good evening to you all, and a very, very happy new year. आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 75 टू 80 डेज। अगेन कोई डेट नहीं आई है एमपीसीजे के प्रीलिम्स की, बट हाँ वी हैव टू टेक अ डेट। एक अजम्पशन होना चाहिए कि हमारे पास इतने दिन है एंड हम उसके हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करेंगे। हो सकता है कि इससे ज्यादा टाइम लग जाए, कीपिंग इन माइंड जो कोविड की सिचुएशन अभी चल रही है, जो ओमिक्रॉन के केसेस हो रहे हैं। दैट इज समथिंग जो हमारे हाथ में नहीं है, बट उसको अलग रखते हुए हमें कोशिश करनी है, हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है जो हम अगले कुछ महीने तक चलाने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, एंड उसी हिसाब से हम अपनी आगे की चीजें समझेंगे। क्योंकि और भी स्टेट जुडिशरी के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, जस्ट लाइक यूके, दैट इज उत्तराखंड, जिसकी वैकेंसी आई है ऑन 31st। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि धीरे धीरे वैकेंसीज आने लगी है। कोविड का एक थोड़ा सा खतरा है जिसकी वजह से डिले हो सकता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अब वैकेंसीज का जो दौर है, जो बोला जा रहा था काफी टाइम से, काफी महीनों से, कि वैकेंसीज आनी है, छप्पड़ फाड़ वैकेंसीज आनी है, वो सब होगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 में कम से कम 4 से 5 स्टेट जुडिशरी के एग्जामिनेशंस को। उसमें यूपी है, दिल्ली है, उत्तराखंड होगा, एमपी का भी एग्जाम होना है। तो ये बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जो होने वाले हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है और उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन चालू करनी है। अच्छा, एक और अपडेट कि ये जो डेट है एमपीसीजे के प्रीलिम्स की, वो मोस्ट प्रोबेबली तभी आएगी जब एमपी मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही। ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते आ जाना चाहिए रिजल्ट। तो लेट्स होप कि इस हफ्ते आ जाए एंड वी हैव अ डेट फॉर प्रीलिम्स एज वेल, ताकि हम उस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज कर सकें। बट एज ऑफ नाउ हम अज्यूम करेंगे कि 15 मार्च के बाद ही एग्जाम होने वाला है, राइट? एंड उसी के हिसाब से हमें स्ट्रैटेजाइज भी करना है हमारी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स की। अगेन बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो महाराष्ट्र का भी एग्जाम देना चाहते हैं, जो एमपी का भी देना चाहते हैं, हो सकता है यूके का भी देना चाहें, उत्तराखंड का भी देना चाहें। उन सब के लिए एक चीज है, एक बात है, और वो ये है कि अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आप देखिएगा कि आपको कहाँ टारगेट करना है, राइट? अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है प्रिपरेशन, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज हर जगह मत जाइएगा, हर स्टेट का एग्जाम अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप एकदम ही स्टार्ट कर रहे हैं या आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइप हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है प्रिपरेशन का, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज हर स्टेट में हाथ पैर नहीं मारना है। होगा ये कि हम किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे 3 महीने में, ठीक है? क्यों? क्योंकि 3 स्टेट की प्रिपरेशन करना, जहां पे सिलेबस थोड़ा बहुत अलग भी है। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो वहां पे जीके भी आ जाता है, जीके प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल देयर, राइट? तो फिर दिक्कतें चालू हो जाएंगी। प्रीलिम्स तो ठीक है, बट उसके बाद की चीजें जो है वो बिगड़ने लगेंगी, क्योंकि हम उस हिसाब से प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। 3 स्टेट्स का अलग पैटर्न से पढ़ना 2-3 महीने में, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, जिन लोगों की प्रिपरेशन, जिन एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई एंड दे आर रेडी कि जो भी वैकेंसी आएगी मुझे तो देना ही है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर एग्जाम में अप्लाई करो, वेट करना ही नहीं है, हर एग्जाम में अप्लाई करना है। उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उस हिसाब से अपना दिन प्रिपेयर कर सकते हो, स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो कि मैंने 50% ऑफ द डे की जो मेरी प्रिपरेशन है, जो पढ़ाई है, वो मैं एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए दूंगा, राइट? काफी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होंगे, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो तो हर जगह कॉमन है, उसके अलावा जो स्पेसिफिक है उनको हम 50% टाइम देंगे। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, राइट? अब उन स्टूडेंट्स की बात जिन्होंने प्रिपरेशन चालू कर दिया, अपनी स्टडीज के, अपनी प्रिपरेशन के बीच में है, राइट? प्रिपरेशन हमने चालू कर दिया, हम अभी कहीं बीच में फंसे हुए हैं, हमारे मेजर सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, हमने मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, राइट? तो हम क्या करें? तो आपने ये करना है कि आपने वहां पर फिर अपना एक स्पेसिफिक स्टेट होगा ही आपका, आपको पता होगा कि आप कौन से स्टेट को टारगेट कर रहे हो, इसी हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन चालू की होगी। अगर वो स्टेट अभी आ गया तो आपको वो स्टेट देना ही देना है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग का एमपी हो सकता है, कई सारे लोग का महाराष्ट्र हो सकता है, राइट? तो आप अपने स्टेट पे ही जाओ। अगर आपको लगता है कि अगेन वहां पर ये डिपेंड करेगा कि अगर मेरे सारे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, मैंने आईपीसी कर लिया है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया है, राइट,
मैंने सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट्स, टीपीए सब कर लिया है। जो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एसआरए हो गया, लिमिटेशन हो गया, बस ये सब्जेक्ट्स बचे हैं और जो लोकल लॉज है। तो फिर आप दूसरे स्टेट्स पे भी जा सकते हो, दूसरे स्टेट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तब जब आपके मेजर या सेमी मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, राइट, माइनर सब्जेक्ट्स ही रहेंगे, तो यू हैव अ गुड इनफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ना तो महाराष्ट्र का तो खैर आ गया है डेट 12 मार्च, ना यूके का डेट आया है और ना एमपी का आया है। तो यू हैव अ टाइम, यू हैव सफिशिएंट टाइम, और फिर आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत बढ़िया न्यूज दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा भी थोड़ा, which is definitely going to help you for MPCJ prelims की preparation. And yes, we have started with our MPCJ booster series, जो कि आप सभी की हेल्प करेगा, काफी सारे लोगों की हेल्प करेगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। एक बूस्ट लग जाएगा बस, ठीक है, कि आता क्या है, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो एटलीस्ट एक स्टार्ट मिल जाएगा उन लोगों को, और ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लास्ट में एक बहुत बढ़िया न्यूज दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा अभी। अब अपन बात करें अगर एमपीसीजे के प्रीलिम्स की, और उसमें सब्जेक्ट्स देखें, तो दो में डिवाइड, दो क्या तीन में डिवाइड कर सकते हो आप, तीन चार में डिवाइड कर सकते हो कैटेगरीज में। पहला तो हो गया हमारा लॉ, जो कि आता है 110 नंबर का। ये वो 110 नंबर है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर, जिसे बोलते हो ना ग्राउंड घेरना, उतने ज्यादा नंबर आप चाहोगे कि आपको यहां पे मिल जाए। क्योंकि 110 में से जितने ज्यादा मिल जाएंगे उतना हमारा काम आसान हो जाएगा कंप्यूटर नॉलेज में, उतना काम आसान हो जाएगा जनरल नॉलेज में और इंग्लिश में। इंग्लिश वैसे काफी हद तक काफी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, राइट। अदरवाइज भी हमें कोशिश करनी कि 110 नंबर में से हम जितना ज्यादा ग्राउंड घेर सकते हैं, जितने ज्यादा नंबर ले सकते हैं, खींच सकते हैं अपनी तरफ, वो हमें करना है, राइट। यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे जो पूछे जाते हैं। आईपीसी हो गया, सीआरपीसी। अच्छा, एक अच्छी बात ये है एमपी में कि वेटेज बताया गया कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करना आसान हो जाता है, राइट। जैसे अगर मुझे पता है कि है नहीं यार बहुत छोटा आता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 नंबर में घेर सकता हूँ, 5 नंबर की प्रिपरेशन में कर सकता हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसीलिए मैं बताऊंगा अभी कि एक मेजर और एक माइनर करना, सिर्फ एक मेजर या दो मेजर चालू मत कर देना। उससे दिक्कतें क्या होंगी वो सब हम अभी समझेंगे। तो आप देखोगे अलग अलग सब्जेक्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, एसआरए, टीपीए, एनआई एक्ट। अगेन वेटेज सबका देखते जाना, वेटेज के हिसाब से प्रिपरेशन करना, पहले उनको करना जो कि मेजर भी है, बाकी स्टेट्स में भी हेल्प करेंगे, और एक माइनर भी उठाते जाना जो जल्दी हो जाएगा और नंबर बराबर देगा, राइट। एमपीएलआरसी हो गया, एमपीएलआरसी थोड़ा बड़ा है, काफी लेंदी है। एमपीए को बहुत छोटा एक्ट है। अब आप देखोगे कि दोनों आपको बराबर नंबर ही दे रहे हैं, तो अगर मेरे पास टाइम कम है, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास काफी कम टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एमपीए को एक्ट ले जाऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली नंबर की तो है जो मैटर करने वाला है। जब मेंस आएगा तब मेंस का देखेंगे ना, पहले तो हमें प्री निकालना है। और ये जो आज का सेशन है वो मैं आपको सिर्फ प्री के हिसाब से बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से मेंस के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो हमें स्ट्रैटेजाइज इस तरह से करना है कि हम प्री निकाल लें, बाकी जो मेंस में होगा फिर वो देखा जाएगा। अभी के हिसाब से प्री इज द मेजर थिंग, राइट। अब लॉ के अलावा आपको 20 नंबर का मिल जाता है जीके, जिसमें जीके में आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, जिसको मैं सीए लिख रहा हूं। आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगा और आपको मिलेगा एमपी जीके भी, राइट। तो तीन अलग कैटेगरीज हो जाती है जीके में ही। एमपी जीके अगेन छोटा पोर्शन है, हर बार पूछा जाता है, 5 से 6 नंबर का बन जाता है हर बारी, और इजी टू स्कोर है। सेम गोज फॉर करंट अफेयर्स एज वेल। अगर आपको पता है पिछले 8-10 महीने में देश में क्या हुआ है, दुनिया में क्या हुआ है, इट वुड बी वेरी इजी, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो अगर किसी के पास बहुत कम टाइम है, करंट अफेयर्स एंड एमपीजी के स्कोरिंग नंबर देखो बस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमें लाने लॉ में, उसके बाद अगर हमें कोई मिलना है तो हमने करंट अफेयर्स और एमपीजी के कर लेना है। उसके बाद कंप्यूटर जीके, कंप्यूटर जीके अगेन आपने बेसिक बुक्स से पढ़ना है, बेसिक बुक्स आती है, आप आराम से 1 से 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लोगे, 10 नंबर की बात हो जाएगी। अगेन कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि 10 में से 10 वहीं से आएंगे, क्योंकि इस बार का जो पेपर था जिन भी लोगों ने दिया 2021 में, जो 20 मार्च को हुआ था, क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है पहले से। जो क्वेश्चंस पहले सीधे सीधे आते थे वहां पर अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए रादर देन डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कंसिडरेशन कहां डिफाइंड है, इसकी जगह पूछने लगे कंसिडरेशन है क्या, राइट, या कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस क्या है। तो क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के पूछने लगे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सीधे क्वेश्चंस ही नहीं, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी जाना है। अगेन बहुत डीपली नहीं, सिर्फ पी की बात करें तो, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स का भी थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ रटना नहीं है, रटना भी है लेकिन सिर्फ रटना नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर पढ़ना किस तरह है, तो जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में आप ध्यान रखिएगा, लॉ आपको ज्यादातर आपका हो जाएगा बेयर एक्ट से, सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। जो आपका लॉ का काम है वो आप बेयर एक्ट से करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट वो आपका बेयर एक्ट से हो जाएगा, राइट, बेयर एक्ट। एंड कुछ सब्जेक्ट्स है जहां पर इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एविडेंस, जैसे आईपीसी, बहुत बार सीधा सीधा इलस्ट्रेशन उठा के क्वेश्चन में पूछ लिया था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं जीके की, तो वहां पर करंट अफेयर्स आप अगेन कोई भी न्यूज़पेपर से, अच्छा मैं बोलूंगा मैगजीन्स, क्योंकि आप पहले अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि हम 4-5 महीने पुराने का न्यूज़पेपर ढूंढ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। मैगजीन्स पे चले जाओ और पढ़ने लगो, राइट। उसके अलावा जीके जो है, स्टैटिक जीके, कोई भी एक अच्छी सी बुक उठा लो, आई वुड से ल्यूसेंट उठा लो और पढ़ना चालू कर दो। अगेन ये तब है जब हमारा पहले लॉ हो जाए, राइट। लॉ तो साथ में करते रहना है, उसके साथ हम चाहें तो मैगजीन्स वगैरह रीड कर सकते हैं। और एक हो गया एमपीजी के, एमपीजी के भी बुक्स आती हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं यहाँ की, उनमें से पढ़ सकते हो, काम हो जाएगा, वहां से भी कवर हो जाता है। कुछ ही टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एमपीजी के अगेन है बहुत वास्ट, लेकिन हमने कुछ टॉपिक्स ही पढ़ना है जिससे हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा आराम से, तो हमें वही चीज को टारगेट करना है, राइट। इसके अलावा अगेन कंप्यूटर जीके भी वही है, कंप्यूटर जीके में भी आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, इसके बारे में आपको बताया जाएगा और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत पतली पतली बुक्स होती है, 60-70 पेज की होते हैं, उनको पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा, कंप्यूटर जीके निकल जाएगा। इंग्लिश इज वेरी वेरी स्कोरिंग, आप देखोगे हर बारी सिमिलर टाइप के टॉपिक्स ही पूछे गए, सिनोनिम एंटोनिम, राइट, प्रपोजिशन वगैरह पूछ लिया, टेंसेस के बारे में पूछ लिया, तो बहुत वेरिएशन नहीं है, लेकिन आना जरूरी है। बहुत इजीली आप इसमें 7 नंबर स्कोर कर सकते हो, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड बुक उठा लो, रेन मार्टिन उठा लो, बढ़िया तरीके से पूरा हो जाएगा, राइट, और बहुत इजीली नंबर स्कोर हो जाएंगे इसमें भी। तो प्रीलिम्स का ये काम हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉ के सब्जेक्ट्स, हमने सिलेबस समझ लिया, प्रीलिम्स का जनरल नॉलेज, कंप्यूटर जी के अगेन 10 नंबर का और इंग्लिश 10 नंबर का। स्कोरिंग है इंग्लिश, बहुत ज्यादा घबराना मत और इंग्लिश मत छोड़ना। काफी सारे लोग सिर्फ लॉ के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉ पे ही ध्यान देते हैं और बात बिगड़ जाती है, क्योंकि हम सिर्फ 110 नंबर पे इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हैं कि अगर वो 110 में से हमें 100 मिल गए ना 105 की जगह, तो हमारा सिलेक्शन रुक जाना है। प्लीज इस चीज पे डिपेंड करना अच्छी बात है, बट ओवर डिपेंडेंट मत हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ लॉ पे, राइट, क्योंकि वो ऊपर नीचे थोड़ा सा भी हो गया तो रिजल्ट पे वेरिएशन नहीं आना चाहिए, हमारा क्लियर तब भी हो जाना चाहिए, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जनरल नॉलेज बहुत इजीली आप इसमें 10 नंबर तक स्कोर कर लेंगे, कंप्यूटर नॉलेज 7 नंबर तक स्कोर हो जाएगा, एंड सेम गोज फॉर इंग्लिश एज वेल, राइट। तो बहुत आराम से आपने 24 नंबर यहाँ पे पा लिए। अब आप इस हिसाब से अपने लॉ के सब्जेक्ट कर लीजिए, राइट। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपने साथ में पढ़ते जाना है, साथ में पढ़ते जाना है। अब आपने पढ़ना कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। खैर चलिए ठीक है, मैं इसको आगे से बता दूंगा। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सर आपका वीडियो देख लिया, या इस साल की हमारी रेजोल्यूशन तक पढ़ना है, 1 जनवरी से मैंने पढ़ना चालू किया, आप फॉलो करेंगे 80-30-10 और 10 रूल। अब सर आप बोलोगे कि सर ये क्या बोल दिया, ये क्या है फॉर्मूला। यहां पर आपने 50 जितना भी आप टाइम डिसाइड किया आपने, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जैसा भी है, जो भी जिस भी प्रकार का है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी भी देर आप पढ़ पाते हो। 50% आपने मेजर सब्जेक्ट को देना है,
दैट कुड बी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टी या सीपीसी उठा लो। ये 5 सब्जेक्ट्स हुए, इनमें से कोई सा भी उठा सकते हो। आगे सीक्वेंस आपके आपके ऊपर है पूरा पूरा, बट आई वुड सजेस्ट कि आईपीसी सीआरपीसी में से कोई एक उठा लो। उसमें भी सबसे बेटर है आईपीसी उठा लो। 30% टाइम यू वुड बी गिविंग टू द माइनर सब्जेक्ट, दैट कुड बी कॉन्ट्रैक्ट्स, आईसीए ले लो, एसआरए ले लो, टीपीए ले लो। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो रिलेटिवली जल्दी हो जाएंगे। उसमें भी आईसीए और टीपीए जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। एसआरए हो, एनआई हो, लिमिटेशन हो, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप रोज 3 से 4 घंटे पढ़ोगे तो 5 दिन में समेट लोगे। 5 दिन में हो जाएगा आराम से, सफिशिएंटली हो जाएगा प्री के लिए। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम दीजिएगा, राइट। इसके अलावा 10% टाइम कोशिश कीजिए कि आप एमसीक्यूज को दें। अच्छा, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे हैं तो पहले दूसरे दिन या शुरू के 4-5 दिन आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा एमसीक्यूज के लिए, राइट। तो 4-5 दिन वेट कर सकते हो, 4 दिन वेट कर सकते हो। तब आप एमसीक्यूज की जगह इसको करंट अफेयर्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। करंट अफेयर्स की मैगजीन उठा लो, पिछले 3 महीने का आता है, राइट। प्रतियोगिता दर्पण या कुछ भी उठा सकते हो और करते जाओ। 3-3 महीने की 2 बुक 3 बुक्स ले लो, आराम से हो जाएगा। अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ोगे, बहुत आराम से आप इसको समेट लोगे 1 हफ्ते के अंदर, राइट। उसके बाद यही टाइम जो मैं करंट अफेयर्स को दे रहा हूं, ये मैं एमसीक्यूज को देने लगूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये जो 10% है ना, ये जो 10 लास्ट वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं। है सिर्फ 10, लेकिन ये बाकी 90 से ज्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि ये 10 है रिवीजन का। मैंने सबको हमेशा एक ही चीज बोली है कि जो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है रिवीजन। कभी भी आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि नई चीजें पूछ ली गई, इस वजह से नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है प्रॉपरली, इस वजह से नहीं होगा क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसको आपने रिवाइज नहीं किया होगा, राइट। तो रिवीजन इज अ मस्ट। आप जितनी भी देर पढ़ो, जितनी भी देर पढ़ो, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा रिवाइज कर लो, सोने से पहले कर लो, राइट। और अगर पॉसिबल हो तो अगले दिन जैसे ही उठो, जब भी पढ़ने बैठो, उसके पहले एक बार नजर मार लो कि मैंने कल क्या पढ़ा था, ताकि वो आगे पार्ट पीछे से पार्ट जैसी चीजें ना हो। और अगर आप 2 बार देख लोगे ना, 2 बार 3 बार एक चीज देख लेते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाती है वो चीज, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि टाइम कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे कर तो पढ़ते गए हैं लेकिन हमें कुछ याद नहीं रह रहा है, सर अब क्या किया जाए। अब तो 50 दिन बचे हैं, याद भी कुछ नहीं आ रहा है जो पहले का पढ़ा है, अब क्या हम फिर से पढ़े। तो वहां पर सिंपली टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए रिवीजन करना ही करना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितनी भी देर पढ़ो, अगर कुछ मिस हो जाता है तो प्लीज बाकी समय का टाइम कॉम्पेंसेट करने के लिए वो 10% का टाइम मत खाना। वो 10% का टाइम वहां से मत लेना, क्योंकि वो जो 10% है वही डिसाइडिंग फैक्टर है। तो रिवीजन करना ही करना है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये जो चीज है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये उन लोगों के लिए है जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीना भी हुआ हो, तो भी आप ये चीज कर सकते हो। जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो उसी हिसाब से करते जाओ, राइट। एंड ये आपके लिए हमेशा रहेगा, जब तक एग्जाम नहीं आ रहा तब तक। तो जब डेट आ जाएगी तो भी आपने यही फॉलो करते जाना है। तो आप मेजर उठा लो, एक माइनर उठा लो, साथ में करंट अफेयर्स उठा लो स्टार्टिंग के लिए। बाद में हमने इसको एमसीक्यू से सब्स्टिट्यूट करना है। और 10% टाइम तो मेरा फिक्स है, पत्थर की लकीर है। कुछ भी हो जाए मैं रात में सोऊंगा नहीं अगर मेरा रिवीजन नहीं हुआ है तो, ये कसम ले लो। यही चीज है जो आगे बढ़ाने वाली है मेंस में, वरना नहीं हो पाएगा। ये सत्य है। आगे बढ़ते हुए, ये उन लोगों के लिए है, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन के या तो मध्य में है या तो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया अपनी प्रिपरेशन को। लेकिन सर अब वैकेंसी आ गई है, इसी का इंतजार था महीनों से, अब क्या करें। ये उन लोगों के लिए, अगेन पहले फिर रिपीट कर रहा हूं फिर से, जिन्होंने या तो पूरा कंप्लीट कर लिया है या तो जो मेजर्स कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ माइनर वाला पार्ट रह गया, राइट। 50-50 दिया है। 50-50 क्या है, ये केबीसी नहीं है। 50-50 में 50% टाइम आपने अपने मेंस को देना है। जी हाँ, मेंस को देना है, राइट। जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, पहले उनके लिए बता रहा हूं, जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपनी प्रिपरेशन उनके लिए, राइट। 50% टाइम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मेंस के हिसाब से पढ़ो।
50% टाइम जितनी भी देर आप पढ़ते हो, 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, जो भी है, 50% टाइम आपने प्री को देना है। अब प्री का टाइम आपने कैसे डिवाइड करना है? प्री का टाइम आपने ऐसे ही डिवाइड करना है, राइट? तो अपना जो 50% है, जैसे मान लो 50% मेरा हो रहा है 5 आवर्स, तो 5 आवर्स को मैं इसी प्रपोर्शन में डिवाइड कर लूंगा, राइट? और जो 50% है वो मैं मेंस के हिसाब से रखूंगा, मैं उसी प्रकार पढ़ूंगा जैसे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है ना, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं मेजर सब्जेक्ट्स मेंस के हिसाब से करूंगा। क्यों? क्योंकि प्री निकल जाएगा, उसके बाद क्या जज तो नहीं बनेंगे, ये सिर्फ एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है? प्री इज नथिंग बट एलिमिनेटिंग पीपल, एलिमिनेटिंग एस्पिरेंट्स, कि भाई प्री निकल जाएगा, उसके बाद मेंस आएगा। मेंस ही मेन चीज है। प्री में कितना ही मार्क्स ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्वालिफाइंग है अगले स्टेज में पहुंचने का। मेंस इंपॉर्टेंट है। मेंस में नंबर नहीं आया तो जज बनने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो मेंस को दो 50% टाइम और 50% टाइम प्री को दो। उन लोगों के लिए जिन्होंने कंप्लीट कर लिया अपनी प्रिपरेशन, ध्यान रखिएगा। अब वो व्यक्ति जिनकी प्रिपरेशन आधी या आधी से ज्यादा हो गई है कि सर मेरे मेजर्स तो हो गए, माइनस रह गए, अब क्या करूं? वो भी 50-50 कर सकते हैं, बस उनका 50 थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो, वो करते जाओ 50% टाइम में। फॉर एग्जाम्पल सर मैं अभी आईसीए कर रहा था, ये मेरे 5 सब्जेक्ट हो गए, अब मैं क्या करूं? आईसीए करते जाओ, आईसीए करते रहो। बाकी जो 50% टाइम है उसको आप प्री में दो, और प्री को उसी तरह से डिवाइड करोगे जो हमने ऊपर देखा है। ये कब तक है? अच्छा, जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है और जो लोग अभी मिड में है, राइट, 50-50 रूल जो फॉलो कर रहे हैं, याद रखना जब तक डेट नहीं आती है, जब तक एमपीसीजे की डेट नहीं आती है, तब तक मैंने इसको फॉलो करना है, इसको, ये रूल्स को, इसी प्रपोर्शन में। जिस दिन डेट आ गई ना सर, मैं क्या करूंगा? मैं 100% टाइम प्री में देने वाला हूं, 100% टाइम। जिस दिन डेट आ गई, जब तक डेट नहीं आई है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब डेट आ जाएगी तब मैं 100% टाइम, ऑब्वियसली बात है, प्री को ही दूंगा। फिर मैं जीके ज्यादा पढ़ने लूंगा सर, फिर मैं कंप्यूटर जीके भी देखूंगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट्स समेटते जाइए, खत्म करते जाइए उन लोगों के लिए जो लोग अपनी प्रिपरेशन के मध्य में, राइट? तो जल्दी जल्दी से अपने सब्जेक्ट्स खत्म करते जाओ अच्छे तरीके से, और जैसी ही डेट आ जाए मैंने पूरा टाइम प्री को ही देना है। सेम उन लोगों के लिए जिन्होंने कंप्लीट कर लिया अपनी प्रिपरेशन को, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। डेट आ गई, पूरा प्री में जाना, फिर तो कोई और चारा है ही नहीं, ठीक? चलिए, यस, डू नॉट इग्नोर द पावर ऑफ एमसीक्यूज। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आना क्या है प्री में? एमसीक्यूज ही आना है। जितना ही हम कॉन्सेप्ट समझ ले, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने उसके एमसीक्यूज नहीं लगा पाया। इट डजेंट मैटर कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, लेकिन जब मैंने उसके एमसीक्यूज किए तो मुझे तो बने ही नहीं सर, अब क्या करूं? अब अलग डिप्रेशन में हूं कि पढ़ने के बाद भी नहीं बन रहा है, अब क्या कीजिएगा? एमसीक्यूज लगाना है। इसलिए कई बार ऐसे अनोखे सवाल हमें मिल जाते हैं जो हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, लेकिन ये कहां से आ गया, ऐसी वाली फीलिंग आई। इसीलिए इग्नोर मत करना एमसीक्यूज को, एमसीक्यूज का भी रिवीजन करना है। आई नो मैं रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बहुत बार बोल चुका हूं, बट हाँ, एमसीक्यूज का भी रिवीजन होता है। क्यों? इसमें क्या गलती होती है कि सर मैं क्या कर रहा था, मैंने एमसीक्यूज की बुक ले ली थी, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, मैं टिक टिक करता गया, तो मैं पीछे से आंसर चेक करता था और फिर सही वाला मार्क कर लेता था। लेकिन मैंने उसके बाद कभी बुक नहीं खोली, मैंने उसके बाद कभी वो क्वेश्चन नहीं देखा। अब इसमें होगा ये कि आप करोगे क्वेश्चंस तो काफी सारे सही होंगे, लेकिन कुछ गलत भी होंगे। अगर वो गलत मैंने पीछे से देखे सही मार्क किया है, लेकिन मैंने वापस कभी उस पर नजर नहीं मारी, वापस मैंने वहां पर कभी देखा नहीं, उसको कभी रिवाइज नहीं किया, तो जो गलत वाला आंसर है ना, जो मैंने मार्क किया था, वही मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। अब अगर सवाल वही पूछ लिया गया प्रीलिम्स में, तो मैं वही गलत मार्क कर दूंगा। ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, बहुत छोटी गलती है, लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, राइट? प्रीलिम्स में उन लोगों को बुरा नहीं लगता है जो 25, 30, 40 नंबर से रह जाते हैं, बुरा उनको लगता है जो 2, 3, 1 नंबर से रह जाते हैं।
फिर याद आता है कि ऐसी क्या गलती थी, ऐसे क्या पाप कर दिए थे मैंने पिछले जन्म में जो मेरा एक नंबर रह गया। तो ये गलती मत करना। एमसीक्यू, एमसीक्यू का रिवीजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ कमिंग टू द न्यूज जो आप लोगों के लिए है, दैट इज जुडिशरी गोल्ड इज लॉन्चिंग इट्स एमपीसीजे का बैच, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है प्रीलिम्स में। इसकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसके बारे में पता कर रहे हैं, एंड यस उनको पता होना चाहिए कि हम हमारी एमपीसीजे प्रीलिम्स की सीरीज या बैच लॉन्च कर रहे हैं, क्रैश बैच लॉन्च कर रहे हैं एक तरह से, फ्रॉम 10th of January। इसकी 2 क्लासेस होंगी, ईच ऑफ 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स की क्लासेस होंगी। दो एक दिन में, मतलब 3 घंटे पढ़ाया जाएगा आपको। 5 दिन क्लास होगी, 5 days a week क्लास होने वाली है। और जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं आता तब तक आपका ये बैच साथ देगा। तो आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, पढ़ाते तो सब है, सारे बताने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी उन क्वेश्चंस की जो बनते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस जो बनते हैं। राइट तो अगर आपको क्लास में 80% टाइम पढ़ाया जा रहा है तो 20% टाइम आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे कि हमने जो भी पढ़ा है आज वहां से प्रश्न क्या बनने हैं और जो हम पढ़ रहे हैं उसकी रेलेवेंस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जुडिशरी गोल्ड में। द बैच इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड ऑन 10th of January। तो हाँ, एआई सैट भी होगा ऑन 9th of January एंड बैच लॉन्च होगा ऑन 10th of January। सारी डिटेल्स आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगी। अभी के लिए इतनी जानकारी से आपकी थोड़ी सी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हुई होगी। तो हाँ, बैच आने वाला है, बहुत सारी पढ़ाई होगी, बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे, एंड यस ये बैच आगे भी चलेगा। राइट इसके बाद मेंस बैच भी आएगा, एक बार फ्री हो जाएगा उसके बाद मेंस बैच भी आएगा। तो प्रिपरेशन हम करते रहेंगे, प्रिपरेशन हम करवाते रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे और मिलके आपकी हेल्प करेंगे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन निकालने में और आपको जज बनाने में। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा। आई डेफिनेटली रिप्लाई, द टीम विल हेल्प। एंड यस, आने वाले समय में बहुत सारी पढ़ाई होने वाली है। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जुडिशरी कोड के बारे में। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।